बहस जातिगत जनगणना की, जिस पर आप लगातार असहज दिखते हैं, कंफ्यूजन स्टेट में नजर आते हैं। जो कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय के नाम पे राजनीति करती रही है, एक दलित समाज के व्यक्ति को 75 सालों में राज्यसभा नहीं भेजा जा सरकारें हैं, तेलंगाना में है, हिमाचल में है, कर्नाटक में है, सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय। अरे सामाजिक न्याय दिखना तो चाहिए ना, कहीं नहीं दिखेगा। मिला उड़ीसा में पहली बार सत्ता में आए पूजा जी, उड़ीसा में पहली बार बीजेपी को मौका मिलता है और मोहन मांझी जो आदिवासी समाज से आते हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। राजीव गांधी जी ने सदन के पटल पे कहा था कि यदि मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो गई तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। हमने कहा पुस्तक में लिखा हुआ है, सीताराम केसरी जी को अपमानित करके पिछड़े वर्ग से आते थे, कांग्रेस के दफ्तर से निकाल दिया गया। इसी पुस्तक में प्रधानमंत्री महान दलित नेता बाबू जगजीवन राम को कहना पड़ा इस पीड़ा में कि कांग्रेस ही कारण है कि इस देश का प्रधानमंत्री कभी कोई दलित नहीं। परिवारवादी पार्टियों में जो डीएमके है, आरजेडी है, कांग्रेस है, वो कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज रिलेटिव। नहीं, रिलेटिव इज एवरीथिंग। मैं तो कहता हूं आरजेडी है, आरजेडी का संस्कार है, सिपाही आ जाता है बीच बीच में, उनकी गलती नहीं है। नहीं देखिए, शाह जी ने कहा, अमित शाह जी ने अरे नवल जी ऐसे नहीं ना, देखिए आप लगातार प्रोग्राम में रहते हैं। होगा, लेकिन जातिगत जनगणना के नाम पे जो फ्रॉडिज्म चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का, समाजवादी पार्टी का, उसका सामने आना जरूरी है। परिणाम है कि हम तीसरी बार सत्ता में आए हैं और आगे भी मैं लिख करके देने को तैयार हूं, आप नोट कर लीजिए। बड़ी संख्या में दलित आदिवासी पिछड़े वर्गों का समर्थन और आशीर्वाद बीजेपी को इसी कारण मिल रहा है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से जातिगत जनगणना का राग अलापना शुरू कर दिया है, क्योंकि जल्द ही बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इन्हीं चुनाव के मद्देनजर विपक्ष ने एक बार फिर से जातिगत जनगणना का धोल पीटना शुरू कर दिया है। जबकि इसी जातिगत जनगणना का धोल पीटते पीटते ये पिछले काफी इलेक्शन हार चुके हैं। इसी को लेकर न्यूज 24 पर यह चर्चा चल रही थी, जिसमें दरबारी एंकर गरिमा सिंह की जगह एक नई दरबारी एंकर पूजा राठौर शर्मा इस प्रोग्राम को पेश कर रही थी। क्योंकि काफी दिनों से दरबारी एंकर गरिमा सिंह नजर नहीं आ रही है, तो उसने अपना काम इस नई एंकर को सौंप दिया, जो कि भाजपा के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान से इसी विषय को लेकर सवाल पूछ रही थी। पर गुरु प्रकाश पासवान भी मजे हुए खिलाड़ी है। उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर इस दरबारी एंकर के सवालों का ऐसा जवाब दिया कि इस दरबारी एंकर को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह गुरु प्रकाश पासवान से कैसे सवाल पूछे। गुरु प्रकाश पासवान ने जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष को बुरी तरीके से कटघरे में खड़ा करते हुए पूछ लिया, विपक्ष ने अपने परिवार को छोड़कर और किस जाति का विकास किया है। और फिर गुरु प्रकाश पासवान ने एक एक कर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और तमाम पार्टियां जो जातिगत जनगणना का धोल पीट रही है को बेनकाब करना शुरू कर दिया और इनके जातिगत जनगणना के धोल में इतने छेद कर दिए कि वहां बैठे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी के प्रवक्ताओं को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि इस धोल को कहां से बजाना शुरू करें। तो देखते हैं किस तरीके से गुरु प्रकाश पासवान ने जातिगत जनगणना को लेकर अपनी पार्टी का पक्ष रखा और कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के तमाम दलों को जातिगत जनगणना पर बेनकाब किया। डिबेट को आखिरी तक देखें कि किस तरीके से गुरु प्रकाश पासवान ने इन जातिगत जनगणना पर रोटी सेकने वाली पार्टियों को बुरी तरीके से धोया। शुरू करते हैं धमाकेदार डिबेट को। चालू करो बे। पासवान अब गेंद आपके पाले में लाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि भैया जो कानूनी चुनौतियां होंगी उसका भी वो सामना करेंगे। लेकिन बड़ी बात ये कि राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं सामाजिक न्याय की दिशा में ये एक क्रांतिकारी कदम है, जिसके द्वारा राज्य में आरक्षण पर से 50% की दीवार भी गिरा दी गई है। एक तरह से पूरे देश को ये पूरा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बहस जातिगत जनगणना की, जिस पर आप लगातार असहज दिखते हैं, कंफ्यूजन स्टेट में नजर आते हैं। जी, मैं अपनी बातों की शुरुआत करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी के ट्विटर प्रोफाइल से। यदि आप देखें तो उनका जो पहला ट्विटर का आज ट्वीट दिखेगा आपको, उसमें एक ट्वीट दिखेगी जहां उन्होंने मुलाकात की है इलैया राजा जी से। ये आपके दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूं और इसका संदर्भ भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आप पीएमओ का ट्वीट देखिएगा तो वहां उन्होंने आज मुलाकात की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई से। मैं बताना चाहता हूं कि इन मुलाकात के मायने क्या है। जो पहला आपने फोटो देखा वो है इलैया राजा जी का। इलैया राजा जी से मिलना प्रधानमंत्री जी का इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि 1952 से लेकर के 2020 तक कोई दलित समाज का व्यक्ति प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के माध्यम से राज्यसभा नहीं गया था। राष्ट्रपति को पावर होती है कि वो कला जगत से, संगीत के जगत से लोगों को राज्यसभा भेजे, लेकिन 70 सालों में आज तक जो कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय के नाम पे राजनीति करती रही है, एक दलित समाज के व्यक्ति को 75 सालों में राज्यसभा नहीं भेजा गया। इलैया राजा जी का होना आवश्यक है। नंबर 2, मैंने आपको विष्णुदेव साय जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है उसकी तस्वीर दिखाई आपको। उसके क्या मायने हैं? इनकी सरकारें रही है वहां पे, छत्तीसगढ़ में इनके मुख्यमंत्री रहे। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कौन है? आदिवासी समाज के लोग हैं। क्या इन्होंने छत्तीसगढ़ में कभी किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया? मैं पूछना चाहता हूं। आज इनकी सरकारें हैं, तेलंगाना में है, हिमाचल में है, कर्नाटक में है। सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय। अरे सामाजिक न्याय दिखना तो चाहिए ना, कहीं नहीं दिखेगा आपको। आप हमसे पूछिए पूजा जी, आपको पूरा अधिकार है। मध्य प्रदेश में मौका मिला, उप मुख्यमंत्री दलित समाज से आते हैं जगदीश देवड़ा। हमें उड़ीसा में मौका मिला, उड़ीसा में पहली बार हम सत्ता में आए हैं पूजा जी। उड़ीसा में पहली बार बीजेपी को मौका मिलता है और मोहन मांझी जो आदिवासी समाज से आते हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। राजस्थान में आप हमसे पूछिए, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बैरवा जी जो दलित समाज से आते हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। आज एक ऐतिहासिक संख्या, वो चाहे केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो, हमारे विधायक हो, हमारे सांसद हो, हमारे मंत्री हो, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो, वाइस चांसलर हो, सामाजिक न्याय सिर्फ बोलने से नहीं होता है पूजा जी, आपको वॉक द टॉक करना पड़ता है, आपको चल के दिखाना पड़ता है, प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। हम भूल गए हैं क्या? अभी आपने भी बताया कि किस प्रकार राजीव गांधी जी ने सदन के पटल पे कहा था कि यदि मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो गई तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। ये हमने कहा था क्या?
सीताराम केसरी इसी बिहार से आते हैं। ये पुस्तक पढ़ लीजिएगा एक बार, इस पुस्तक में लिखा हुआ है सीताराम केसरी जी को अपमानित करके पिछड़े वर्ग से आते थे, कांग्रेस के दफ्तर से निकाल दिया गया। इसी पुस्तक में लिखा है देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री महान दलित नेता बाबू जगजीवन राम को कहना पड़ा इस पीड़ा में कि कांग्रेस ही कारण है कि इस देश का प्रधानमंत्री कभी कोई दलित नहीं बन सकता है। और आज कांग्रेस पार्टी सीना ठोक ठोक के कह रही है कि दलित आदिवासी ठीक है गुरु प्रकाश जी, आपने क्या किया भाई? जाति बताएंगे, मंत्रियों की जाति बताएंगे, प्रतिनिधित्व में जातियों की बात करेंगे, लेकिन जातिगत जनगणना आप नहीं कराएंगे। देखिए, एक एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी है, वो थ्योरी में कहते हैं कि एवरीथिंग इज रिलेटिव, रिलेटिविज्म हम कहते हैं। और दूसरी थ्योरी जो आजकल आ गई है परिवारवादी पार्टियों में, जो डीएमके है, आरजेडी है, कांग्रेस है, वो कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज रिलेटिव। नहीं, रिलेटिव इज एवरीथिंग। मैं तो कहता हूं अपनी पार्टी के अंदर जाति की जनगणना करो ना आप। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा? राहुल गांधी जी होंगे। आरजेडी का अध्यक्ष कौन होगा? लालू जी होंगे। एमएलसी कौन बनेगा? राबड़ी देवी बनेंगी। वो उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी यादव बनेंगे। स्वास्थ्य मंत्री कौन बनेगा? तेज प्रताप यादव बनेंगे। वही तेज प्रताप ए सिपाही इन्हीं के अभी मामा कह रहे थे सुभाष यादव 10 दिन पहले कि बिहार में अपहरण सरगना का एपिसेंटर सीएम हाउस हुआ करता था। ऐसे लोग को आप सत्ता देना चाहती हैं क्या? आपसे लगातार जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तेलंगाना में जातिगत सर्वे करवाकर कांग्रेस ने फिर से देश की सियासत राजनीति को जातिगत जनगणना पे ला दिया है, जो कि आपकी सबसे कमजोर नब्ज यहां पर दिखती है, जिस पर आप कुछ कह नहीं पाते हैं। उन्होंने पूछा हम, अरे आपने अपने पार्टी में मौका दिया क्या? पहली बार इस देश में इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, किस समाज से आते हैं? पूछना चाहते हैं आपसे। आप इतने दिनों तक सत्ता में थे, आपने बनाया क्या? आपने बनाया क्या किसी को? नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़ी जाति से आते हैं और इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किसी को कोई हिम्मत नहीं है। तो फिर जातिगत जनगणना से इतना भय क्यों है बीजेपी को? नहीं, अगर कोई भय होता तो देश की जनता अपनी सेवा करने का मौका लगातार तीसरी बार नहीं देती। दिल्ली में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में जो 25 जुलाई 2021 लोकसभा में नित्यानंद राय कहते हैं भारत सरकार ने नीतिगत तौर पर यह निर्णय लिया है कि जनगणना में एससी और एसटी के अलावा अन्य जातियों की जनसंख्या की गणना नहीं की जाएगी। फिर उसके बाद मार्च 2021 में सदन का उनका वही बयान, स्वतंत्रता के बाद भारत संघ ने नीति के तौर पर एससी एसटी के अलावा अन्य जातिवार आबादी की गणना नहीं करने का फैसला किया है। अब बताइए, आपने गृह मंत्री जी का ही भाषण सुना होगा। गृह मंत्री आपको रिसर्च करके आई है। गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है जब देश को आवश्यकता होगी तब जातिगत जनगणना निश्चित रूप से होगी, कोई नहीं रोकने वाला है। तो वो आवश्यकता कब होगी ना? गुरु प्रकाश पासवान, आपके तमाम महिला आरक्षण बिल, डिलिमिटेशन, वो सब पेंडिंग पड़ा है भाई। यहाँ पर तो मैं देख रही हूँ बजट भी, जो जातिगत जो बजट भी कास्ट सेंसस के लिए था, वो भी अब कम हो गया। आपका सवाल हो गया तो मैं जवाब दे दूं बिना रुके? बिल्कुल आ गया हो तो। आपने नित्यानंद राय जी का बयान कोट किया, मैं आपको बयान कोट कर रहा हूं। कितना घुमाओगे? अमित शाह जी ने सब, अरे थोड़ा सब्र कीजिए नवल जी, थोड़ा सब्र कीजिए, आपके पास आ रही हूं मैं। नहीं, वो आरजेडी है, आरजेडी का संस्कार है। ए सिपाही आ जाता है बीच बीच में, उनकी गलती नहीं है। नहीं, देखिए, गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कहा है, अमित शाह जी ने, अरे नवल जी ऐसे नहीं ना, देखिए आप लगातार प्रोग्राम में रहते हैं, बीच में नहीं। आपकी बारी आएगी, आपको पूरा मौका मिलेगा। धन्यवाद पूजा जी। बोलिए गुरु प्रकाश। धन्यवाद पूजा जी। नहीं, देखिए ऐसा है पूजा जी, जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने सार्वजनिक मंच पे ये कह दिया है जब आवश्यकता होगी उस समय देश में जातिगत जनगणना होगा, लेकिन जातिगत जनगणना के नाम पे जो फ्रॉडिज्म चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का, समाजवादी पार्टी का, उसका सामने आना जरूरी है। आपकी कोई मंशा नहीं है सामाजिक न्याय का, आपको मौका मिलता है तो परिवार, अखिलेश जी, राम गोपाल जी, डिंपल जी, धर्मेंद्र जी, परिवार के आगे आपको न्याय नहीं दिखता है, कोई और जाति का व्यक्ति नहीं दिखता है, तो शुद्ध रूप से मैं बताना चाहता हूं कि वास्तव में पहली बार इस देश के इतिहास में आदिवासी की बेटी को संविधान के सर्वोच्च स्थान पर जाने का मौका मिलता है, तो अब मिलता है। आज के पहले 75 साल में कोई आदिवासी, कोई दलित व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जो ओडिशा के पिछड़े क्षेत्र से आने वाली आदिवासी समाज की बेटी होती है, वो इस सरकार में आगे जाती है। आपका कमिटमेंट होनी चाहिए, आपकी संवेदनशीलता होनी चाहिए। सिर्फ बयानबाजी से, रेटोरिक से कुछ नहीं होता है। जब वास्तव में आज यहां बैठे हैं संजय जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज सीएसजीएस के तमाम सर्वे कहते हैं कि बड़ी संख्या में दलित, आदिवासी और ओबीसी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। उसका क्या कारण है? कि हम बोलने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं। मुख्यमंत्री दलित हो, उप मुख्यमंत्री दलित हो, आदिवासी राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उनकी संख्या पता लगे, इससे क्या एतराज है? फिर विपक्ष भी तो यही कह रहा है, हम चाहते हैं भाई जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी मिले। पूजा जी, भागीदारी, अरे उससे ज्यादा भागीदारी मिल रही है भाई। आज बीजेपी के सांसद, विधायक की संख्या आप देखिए तो 75% से अधिक ओबीसी, एससी, एसटी है। तो भाई क्यों लगातार आपकी तरफ से एससी एसटी का तो सर्वे होगा, एससी एसटी को तो जनगणना में शामिल किया जाएगा, उनके अलावा किसी अन्य जाति को नहीं किया जाएगा। हलफनामा दायर किया गया था ना आपकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया था पिछड़े वर्गों की जातीय गिनती प्रशासनिक रूप से बहुत जटिल और कठिन है। जी देखिए, बहुत सारे काम बीजेपी के हिस्से लिखे हैं,
चुनाव आयोग में सुधार का काम बीजेपी के हिस्से लिखा था, बीजेपी के हिस्से लिखा था कि भाई वहां पे नेता विपक्ष का हस्तक्षेप होना चाहिए, तो हमने किया है। ये काम भी हमारे हिस्से लिखा है। 370 का निरस्तीकरण हमारे हिस्से लिखा था। 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि पे रामलला का भव्य मंदिर बने, ये हमारे हिस्से लिखा था। हो सकता है कि जातिगत जनगणना भी हमारे हिस्से लिखा हो, निश्चित रूप से होगा। आदिवासी को राष्ट्रपति बनाना है, हमारे हिस्से में लिखा था। ओबीसी ताकतवर प्रधानमंत्री बनेगा, हमारे हिस्से में लिखा था। छत्तीसगढ़ उड़ीसा का आदिवासी मुख्यमंत्री होगा, हमारे हिस्से में लिखा था। दलित उप मुख्यमंत्री राजस्थान मध्य प्रदेश होगा, हमारे हिस्से में लिखा था। सबसे ज्यादा विधायक सांसद ओबीसी दलित होंगे, हमारे हिस्से में लिखा था। तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में जिन्होंने 60-70 साल तक कुछ नहीं किया, आने वाले समय में जातिगत जनगणना भी हो जाएगी। उचित समय का इंतजार करिए, कोई चलिए, नहीं जा ठीक रहा है, है। कोई बात नहीं, मत बताइए। ठीक है, ठीक है, सेवा करने का मौका जातिगत दिया है, आगे जनगणना भी कब देंगे। होगी, ठीक है, वो मत बताइए। अच्छा, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट वो कब सार्वजनिक हाँ या होगी? ना थोड़ी होता है पूजा जी। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट वो कब सार्वजनिक होगी? डेट यहाँ कैसे तय करके बता दे आपको? तो इंतजार तो उसका भी हो रहा है ना, 13 एक्सटेंशन मिल गए हैं, राष्ट्रपति को भी सौंपी जा चुकी है। सार्वजनिक कब हो रही है? पूजा जी, बिहार में हुआ, किसने करवाया मैं पूछना चाहता हूं आपसे? बीजेपी ने नहीं करवाया क्या? बीजेपी भी उसमें जो शिष्टमंडल गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने, बीजेपी के भी लोग थे। तो बीजेपी ने सुनिश्चित किया कि भाई बिहार में हो, बीजेपी ने सुनिश्चित किया कि वो आरक्षण का बार भी टूटे। तो निश्चित रूप से केंद्रीय स्तर पे तो भी, केंद्र में भी आप होगा। आपके शो में हाँ या ना बता दूं या डेट बता दूं ऐसा नहीं है, हमारी मंशा स्पष्ट है। समाज के अंतिम वर्ग में खड़े लोगों का कल्याण, उनका सम्मान और उनका प्रतिनिधित्व का ही परिणाम है कि हम तीसरी बार सत्ता में आए हैं। और आगे भी मैं लिख करके देने को तैयार हूं, आप नोट कर लीजिए। बड़ी संख्या में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों का समर्थन और आशीर्वाद बीजेपी को इसी कारण मिल रहा है। क्या आपको डिबेट पसंद आई? डिबेट पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।